तो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एमपी पुलिस 2025 के लिए एक ऐसा मॉक टेस्ट जो कि आप लोगों के एग्जाम हॉल में पूरे के पूरे नंबर दिलाने के लिए तैयार रहेगा जब आप 30 अक्टूबर के एग्जाम हॉल में बैठोगे। ठीक है, तो जिनका भी पेपर 30 अक्टूबर को होने वाला है तो बिल्कुल ही इस क्लास को स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस क्लास में जो आप लोगों के लिए हम प्रश्न कराएंगे 100% है कि आपके एग्जाम हॉल में ये आने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल क्लास को अंत तक देखेंगे और जितने भी प्रश्न मैं कराने वाला हूँ, जो आप लोग के मैथ का हो, रीजनिंग का हो, साइंस का हो, जीके जीएस का हो, तो आप उन सारे ही प्रश्नों की कोशिश करेंगे कि जो है पहले आप खुद से उत्तर दें। ठीक है, क्योंकि इस तरीके के ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। और जब इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे तो आपको खुद से ही इन प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे एग्जाम हॉल में। तो आशा करता हूं कि आप यहाँ पे भी इन प्रश्नों के फटाफट से जवाब देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिएगा फटाफट से क्लास को यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं और पहले प्रश्न से प्रश्न को जो है सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी मेरे दोस्त क्लास में मेरे पहली बार आए हैं तो बिल्कुल क्लास को लाइक कर लेंगे, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस तरीके के क्लास जो है आप लोगों के लिए हम डेली ही प्रोवाइड करते हैं। तो बिल्कुल आप लोगों के लिए ये सुनहरा मौका है अगर इस बार बेहतर स्कोर करना चाहते हैं एमपी पुलिस में। तो ठीक है, पूरे के पूरे हर एक प्रश्न, हर एक टाइप के प्रश्न कराऊंगा। प्रीवियस ईयर में जिस तरीके से प्रश्न पूछे गए वहां के भी इंपोर्टेंट प्रश्नों को कराऊंगा। तो चलिएगा, सभी लोग रेडी हो इस टेस्ट के लिए? सभी लोग रेडी हो? चलिएगा फटाफट से पहले प्रश्न का उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि जलीय जलीय जंतुओं के लिए सार्वभौमिक उत्सर्जन उत्पादन कौन सा है? जलीय जंतुओं के लिए सार्वभौमिक उत्सर्जन उत्पादन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 1। पहले नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे कि ए होगा, कि बी होगा, कि सी होगा, कि डी होगा। बताएंगे आप लोगों के राइट उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला है। जवाब आप लोगों के फटाफट से आने चाहिए कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा, बात की जाए कि जलीय जंतु के लिए सार्वभौमिक जो है उत्सर्जन कौन सा है, तो आप लोगों का राइट उत्तर बनेगा कि यहाँ पे तो होता है अमोनिया। ऑप्शन नंबर, अगर आपने बी को चुना है तो बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि मनुष्यों की हड्डियों एवं दांतों तक मजबूत बनाए रखने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आ चुके हैं। दूसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। 10 सेकेंड का समय रहेगा और आप अपना अपना ऑप्शन पढ़ लेना। पहला दिया है पोटेशियम, कैल्शियम, आयोडीन, सोडियम। जो भी आपको उत्तर सही लगता है यहाँ पे आप टेस्ट के तौर पे, अगर ए हो रहा है दूसरे का तो दो ए लिख दीजिएगा इस तरीके से, तो हम आप लोगों के लिए उत्तर समझ जाएंगे। तो बताएंगे कि जो मनुष्य की हड्डियां होती हैं या दांत होते हैं वो मजबूत बनाए रखने के लिए किसका हम लोग किस तत्व के लिए, किस तत्व का आवश्यकता पड़ता है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है, तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को चुना उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। ठीक है, बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर हैं। अंत में आपको बताना है कि आपने टोटल कितने स्कोर किए हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है कि दांत में पेड़ कौन सी जो है गैस छोड़ते हैं? रात में पेड़ कौन सी गैस छोड़ती हैं? क्वेश्चन नंबर आपके 3। तीसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। फटाफट से आप लोग के राइट उत्तर आना चाहिए तीसरे नंबर प्रश्न का, कि जो है रात में पेड़ कौन सी गैस छोड़ती है? तीसरे नंबर प्रश्न के फटाफट से उत्तर दीजिएगा कि ऑक्सीजन छोड़ता है, या नाइट्रोजन, या कार्बन डाइऑक्साइड, या ओजोन। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और चारों ही ऑप्शन में से जो भी आप लोगों के राइट उत्तर बन रहा है तो बिल्कुल फटाफट से आप लोगों के इस कमेंट बॉक्स में आपका होना चाहिए। तो रात में पेड़ क्या छोड़ता है? तो पेड़ तो रात में क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि शरीर में इंसुलिन की कमी से किस रोग से संबंधित है? कह रहा है यहाँ पे कि शरीर में इंसुलिन की कमी से
किस रोग से संबंधित, मतलब यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि इंसुलिन की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है, बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4, चौथे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग फटाफट से कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। फटाफट से आप लोगों के जवाब यहाँ पे आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, चौथे नंबर प्रश्न के फटाफट से आप लोगों के उत्तर आना चाहिए। तो बात किया जाए कि शरीर में इंसुलिन की कमी से किस रोग से संबंधित है, तो आप लोगों का राइट उत्तर बनेगा डायबिटीज। डायबिटीज अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि वयस्क मानव का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। वयस्क मानव का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है आज के लिए। कह रहा है कि वयस्क मानव का सामान्य जो है रक्तचाप कितना होता है। फटाफट से आप लोग के जवाब आना चाहिए। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे पांचवें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर 120/80, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मनुष्य की आंख का लेंस सामान्यतः किस स्थिति में पतला और मोटा होता है। मनुष्य की आंख का जो है लेंस सामान्यतः किस स्थिति में पतला और मोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 6, छठे नंबर प्रश्न के फटाफट से आप लोगों के राइट उत्तर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है छठे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे कि मनुष्य की आंख का पतला सामान्यतः किस स्थिति में जो है पतला और मोटा लेंस होता है। तो अगर बात की जाए छठे नंबर प्रश्न का, तो जिन्होंने बताया है कि आंख देखने पर दूर पतला और मोटा, पास मोटा और दूर पतला हो जाए, तो समझ लीजिएगा कि इसमें जो है आप लोगों के लेंस आंख का लेंस सामान्यतः जो है पतला और मोटा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि जो है मानव नेत्र का औसत जो है अपवर्तनांक कितना होता है। मानव नेत्र का औसत अपवर्तनांक बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, सातवें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट से आप लोगों के जवाब आना चाहिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7वें का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा बात किया जाए कि मानव नेत्र का औसत अपवर्तनांक कितना होता है, तो 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 1.44। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि घरेलू अपशिष्ट से किस प्रकार का जो है खाद तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपके 8, आठवें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्या होने वाला है कि घरेलू अपशिष्ट जो है से किस प्रकार का जो है खाद तैयार किया जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जवाब आप लोगों के लिए फटाफट से यहाँ पे आना चाहिए। तो बात किया जाए कि घरेलू अपशिष्ट से किस प्रकार का खाद तैयार किया जाता है, तो आपका राइट उत्तर बनेगा वर्मी कंपोस्ट। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि N2 अणु में कितने सहसंयोजक बंध जो है पाए जाते हैं। N2 अणु में कितने सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नौवें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। नौवें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि N2 अणु में कितने जो है सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम हॉल में ये प्रश्न आएंगे। जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो इस तरीके के प्रश्न आपके सीधे एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे कि N2 अणु में कितने सहसंयोजक पाए जाएंगे। तो देखिए N2 मतलब N और N के बीच में कितने आबंध होते हैं, तो इसमें हमेशा ही याद रखना कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, 3 आबंध होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपके सी जो है बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर है। सभी लोग याद रखेंगे, ट्रिपल आबंध होते हैं, 3 आबंध होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि जो है 22 ZnO प्लस सी बराबर 22 Zn प्लस CO2 में कौन सा जो है अपचायक प्रयुक्त होता है।
क्वेश्चन नंबर 10वें का राइट उत्तर बताएंगे कि ZnO या Zn या कार्बन या CO2। तो क्या इसमें अपचायक है, ये हम लोगों से पूछा गया है। फटाफट से आप लोग के 10वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कहीं ना कहीं आपके सीधे एग्जाम हॉल में ये प्रश्न आएंगे। देख लेना, आप लोग जब एग्जाम हॉल में 30 अक्टूबर को बैठोगे तो ये प्रश्न आपके सीधे एग्जाम हॉल में पूछा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो जिन्होंने भी सी को चुना है उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि महिलाओं में होने वाला जो है प्रमुख मासिक धर्म चक्र किस नाम से जाना जाता है। क्या पूछा गया 11वें नंबर प्रश्न में कि महिलाओं में होने वाला जो है प्रमुख मासिक धर्म चक्र किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताएंगे 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो बात किया जाए जिन्होंने बताया है कि जो है मेंट्यूअल चक्र, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा मेंट्यूअल चक्र। ऑप्शन नंबर सी आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग से होता है। क्या पूछा गया है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग से होता है। क्वेश्चन नंबर 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12वें पे आ चुके हैं और 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत इंपोर्टेंट कि मानव शरीर में यूरिया का जो है निर्माण किस अंग से होता है। तो जिन्होंने भी बताया है यकृत से होता है, ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल 100% इनके सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल सभी के राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेमी हो तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। ये जो है आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ा होगा अगर 10वीं क्लास, तो इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो है अगर आप नहीं जानते हैं तो अब जो है आप लोगों के लिए ये सुनहरा मौका है कि इस तरीके के प्रश्नों को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ लो। तो यहाँ पे जो है मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो क्या होती है, वो फोकस से 2 गुना होती है। ठीक है, यानी फोकस का 2 गुना होती है। यानी सूत्र हम लोग का बनता है R बराबर 2F, आपने पढ़ा होगा। यहाँ से हम लोग को R निकालना है तो यहाँ पे R रहने दो और यहाँ पे 2 और F का वैल्यू इसमें बोला है कि फोकस दूरी कितना है 12 है, तो यहाँ पे 12 रख दो। 12 दूना का कितना हो जाएगा 24। और जिन्होंने भी 24 चुना है ऑप्शन नंबर जो कि डी, तो उनके 100% सही उत्तर है। इसमें किसी तरीके के जो है डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों में आप कभी भी गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नाइट्रिक अम्ल किस धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। नाइट्रिक अम्ल किस धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 14वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14 के जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। नाइट्रिक अम्ल किस धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो बात किया जाए तो यहाँ पे आपका तांबा है, लोहा है, सोना है, एल्युमिनियम है, 4 ऑप्शन है। तो इन चारों ही ऑप्शनों में से किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है कभी भी पूछ दे तो आपको हमेशा ही याद रखना है कि जो ऑप्शन नंबर सी है सोना से जो है आप लोगों के नाइट्रिक अम्ल कभी भी अभिक्रिया नहीं करता है। यानी ऑप्शन नंबर सी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जो है जीवन काल कितना होता है, ये आप लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर आपके 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ चुके हैं। आपके ऑप्शन है 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन या 150 दिन। जो भी आपको लगता है फटाफट से आपके जवाब आना चाहिए कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जो है जीवन काल कितना दिन का होता है। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि 120 दिन का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि घरेलू अपशिष्ट से किस प्रकार का जो है अपशिष्ट पदार्थ बनता है।
घरेलू अपशिष्ट से किस प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ बनता है? क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16वें पे आ चुके हैं और बात किया जाए कि 16वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है, तो फटाफट से आप लोगों के जवाब आना चाहिए। यहाँ पे फटाफट से आपके जवाब आना चाहिए कि जो है घरेलू अपशिष्ट से किस प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ बनता है। तो 16वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जिन्होंने भी बताया है कृषि अपशिष्ट जो है बनता है, ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है मिट्टी द्वारा पौधों को कौन सा गैस प्राप्त होता है? मिट्टी द्वारा पौधों को कौन सा गैस प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17, 17वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होगा? फटाफट से आप लोगों के जवाब यहाँ पे आना चाहिए। तो बात किया जाए 17वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला है, तो मिट्टी द्वारा जो है पौधे क्या जो है यहाँ पे प्राप्त करते हैं? ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है एंजाइम कितने प्रकार से के बंध तोड़ सकते हैं? एंजाइम कितने प्रकार के बंधन तोड़ सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग फटाफट से कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 18वें नंबर प्रश्न, और इसके जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है फटाफट से आप बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो बात किया जाए कि एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं, तो जो भी मेरे दोस्त बताए हैं कि एंजाइम 3 प्रकार के होते हैं, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत का पहला जो है एल्यूमिनियम कारखाना कहाँ जो है स्थापित हुआ था? क्या पूछ लिया है कि आप लोगों को बताना है कि भारत का पहला जो है एल्यूमिनियम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 19वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं। इस क्लास को जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं बताने की कोशिश करेंगे कि भारत का पहला एल्यूमिनियम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था। तो जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर सी मैसूर, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि शुद्ध ऑक्सीजन के स्थान पर श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक नहीं है? क्या पूछ लिया है आपसे कि शुद्ध ऑक्सीजन के स्थान पर श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 20वें के जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। फटाफट से आप लोगों के जवाब आना चाहिए कि जिन्होंने भी बताया यहाँ पे नाइट्रोजन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि पक्षी किस प्रकार का जो है उत्सर्जन पदार्थ निकालते हैं? क्या पूछा गया है कि जो पक्षी हैं वो किस प्रकार के उत्सर्जन पदार्थ निकालते हैं? क्वेश्चन नंबर आपके जो है 21वें नंबर प्रश्न के फटाफट से आप लोगों के राइट उत्तर आना चाहिए कि पक्षी जो है यूरिक अम्ल जो है निकालती हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके 100% सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है बल क्या होगा यदि 6 वोल्ट और जो है 0.6 एम्पियर धारा प्रवाहित होता है? तो क्वेश्चन नंबर 22वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को बल निकालना है, तो यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, तो वाट गुणे जो है एम्पियर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे 36 हो जाएगा, यानी कि आप देखोगे तो 3.6 जो है वाट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहे हैं यहाँ पे कि जो है यदि किसी चालक में 12 वोल्ट वोल्टेज प्रवाहित की जाती है और प्रतिरोध 4 गुना कर दिया जाता है तो धारा कितनी गुनी हो जाएगी? तो देखिए 4 गुना जब प्रतिरोध करिएगा तो इसका धारा बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, 1/4 गुना धारा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारी व्यायाम के दौरान मांसपेशियों के दर्द
किसके कारण होता है? अगर आप भारी जो है व्यायाम करते हैं, कठिन जो है परिश्रम करेंगे, जब कार्य करेंगे, तो उसमें मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। उसका कारण क्या होता है? तो जिन्होंने बताया है लैक्टिक अम्ल, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ए वाले जितने भी मेरे दोस्त थे उनके 100% जो है सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि अस्थायी गर्भ निरोधक के लिए स्त्रियों पर की जाने वाली जो है शल्यक्रिया क्या कहलाती है? शल्यक्रिया क्या कहलाती है? अस्थायी गर्भ निरोधक के लिए स्त्रियों पर की जाने वाली जो है शल्यक्रिया क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 25वें नंबर प्रश्न के फटाफट से आप लोगों के राइट उत्तर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 और 25वें नंबर का राइट उत्तर जी ने बताया है कि ट्यूबलेक्टामी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे आप लोगों के सामने आ चुका है और ये जो है मैथ के प्रश्न अब जो है आप लोगों के सामने आ चुका है। देखिए कह रहा है यहाँ पे कि एक आदमी 1600 रुपये में एक जो है सीलिंग फैन खरीदता है। सीलिंग फैन, सीलिंग पंखा जो होता है उसको खरीदता है और उससे जो है 18% की हानि होती है। अगर वो खरीदता है तो 18% की उसको हानि हो जाती है। यानी सीलिंग पंखा का जो है विक्रय मूल्य ज्ञात करना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर मैथ का ये पहला प्रश्न है और मैथ में तो आप लोगों को 10 या 20 सेकंड दे देता हूं, क्योंकि मैथ के प्रश्नों को बिना सॉल्व किए इसके राइट उत्तर हम बता नहीं सकते हैं। तो सभी लोग कॉपी और कलम रखना। जब भी मैथ और रीजनिंग के क्लासेज में कराता हूं, क्वेश्चन देता हूं, तो आप उनको सॉल्व करने के लिए बिल्कुल कॉपी और कलम लेकर ही बैठना, नहीं तो बिल्कुल याद करने वाला ये चीज नहीं है। जैसे मैंने समझने की कोशिश किया तो मैंने यहाँ पे देखिए ये खरीद मूल्य हो गया और ये विक्रय मूल्य यानी कि एसपी हो गया। जैसे खरीदने वाली बात है तो यहाँ पे हमेशा ही परसेंटेज में कोई भी वस्तु 100 में कीना जाता है, ठीक है। और इसमें अगर हम लोग अधिक पे बेच देंगे तो लाभ हो जाएगा और कम में बेचेंगे तो हानि हो जाएगा। तो हमें हानि हुआ है 18 का, यानी कि इस स्थिति में हमने इसको बेचा कितना में होगा? 82% में बेचा होगा, ठीक है। कोई 100 रुपये का सामान किन के अगर हम 82 में बेच देंगे तो हमें जो है लाभ हानि कितना का हो जाएगा? 18% का हो जाएगा। इसने सवाल में बोला था 18% की हानि हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है कितना में बेचेंगे? तो देखिए 1600 रुपये में सिलेंडर खरीदा गया है, ठीक है। और किसी दूसरे से हम लोग 18% हानि पर बेच रहे हैं, यानी जो है 82 बटा हम लिख देंगे 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 18 में 16 में जो है आपको 82 से गुणा कर देना है। 16 दूना कितना होता है? 32 के 2, 16 8 144 और 3 कितना हो जाएगा? 44, 3 कितना हो जाएगा? तो आप कहिएगा यहाँ पे 16 दूना 32 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16 दूना 16 8 128, 128 और 3 131 यानी कि 13 12 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि आप ऐसे प्रश्नों में किसी भी हालत में अब गलत नहीं करोगे, ठीक है। अगर लाभ बोलता है तो यहाँ पे एसपी में आप उसको जोड़ देते, अगर हानि बोलेगा तो 100 में से घटा देना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आप लोगों के सामने एक प्रश्न दिया गया है कि यदि दो संख्याओं का योग जो है 14 है और उनका जो है अंतर 10 हो तो इन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। अब देखिए दो संख्याएं आपको दी गई है जिसका जो है यहाँ पे योग जो है 14 है और उनका जो है अंतर 10 है, ठीक है। तो हम लोगों को दोनों ही संख्याएं पहले हमें मालूम ही नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि एक संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है। ए और बी संख्या अगर इसको हम जोड़ देते हैं तो बोल रहा है कि 14 हो जाएगा, ठीक है। और फिर कह रहा है कि अगर a माइनस बी आप कर देते हो, मतलब इन दोनों का अंतर कर देते हो तो 10 हो जाएगा। अब जब हम यहाँ पे बनाने की कोशिश किया तो ये जोड़ने का काम किया, एक b जो है प्लस में है और एक माइनस में है, जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। a और a जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा बराबर 10 और 14 कितना हो जाएगा? 24। यहाँ से 2 के पहाड़े में कट जाएगा, यानी a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 12। अब बात किया जाए, पहला संख्या 12 हो गया, पहला संख्या 12 हो गया, यानी कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। a का वैल्यू 12 मिल गया हमें, b का वैल्यू नहीं मालूम है और यहाँ पे कितना कह रहा है? 14। पहला वाला समीकरण से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे b का वैल्यू निकालेंगे तो ये 12 कहाँ पे जाएगा? 14 की तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 14 में से 12 जाएगा 2 हो जाएगा, यानी a का वैल्यू कितना है? 12 और b का वैल्यू आ जाएगा आपका 2। a का वैल्यू कितना आया? 12
और बी का वैल्यू आप लोगों का कितना मिला 2। इसने बोला कि उन संख्याओं का गुणनफल, तो 12 गुणे 2, गुणनफल माने गुणा, तो 12 में 2 से गुणा करने के बाद अगर आपने 24 बताया है तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि जो है कोई नाव धारा के विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और समान दूरी पर 30 किलोमीटर की चाल से वापस आती है, तो कुल यात्रा के दौरान औसत जो है चाल आप लोगों को बताना है यहाँ पे कि कितनी स्पीड से गई है और कितनी स्पीड से आई है। तो अब जो है इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आइए देख लेते हैं। अगर औसत चाल कभी भी पूछ देता है, क्या औसत चाल यानी स्पीड, तो आपको इसका फॉर्मूला मैंने बताया था 2xy बटा x प्लस वाई। अभी x क्या है y क्या है, तो देखिए जो 18 है ये पहली चाल यानी x है और 30 क्या है ये y है दूसरी चाल। तो इसी से आपको निकाल देना है कितना है 2 गुणे x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा और y का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 बटा में जो है आप लोगों का x प्लस वाई यानी 18 और 30 आपको जोड़ देना है। तो 18 और 30 कितना होता है 48। अब यहाँ से बना लीजिए, यहाँ पे काटेंगे तो ये हो जाएगा 24। ठीक है, ये 6 के पहाड़ में काटेंगे तो 3 मर्त में 36 18, ये 4 मर्त में हो जाएगा। ठीक है, तो ये 30 तिहाई 90 बटा हो जाएगा 4, यहाँ से भाग दे दो, 2 मर्त में फिर कट जाएगा तो ये हो जाएगा 45 बट्टा में 2। 45 बट्टा 2 कितना होता है 22.5 और 22.5 अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि 7 बट्टा 16, 21 बट्टा 32 और जो है 49 बट्टा 8 का जो है महत्तम समवर्तक ज्ञात करें। अब जो है इस तरीके के महत्तम समवर्तक में बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों से आपको डरना नहीं है, बिल्कुल सिंपल मेथड से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे ताकि आप कभी भी ऐसे प्रश्न गलत नहीं कर सकते हैं। लिखा हुआ है 16 बट्टा 7, सॉरी 7 बट्टा 16 और 21 बट्टा 32 और जो है 49 बट्टा 8। इसमें आप लोगों को हमेशा ही ये याद रखना है कि प्रश्न पूछा क्या है। ठीक है, अगर जो पूछा हुआ है वही काम आप लोगों को करना होता है ऊपर। ठीक है, ये बट्टा में दिया गया है तो आपको यहाँ पे विशेष करके ध्यान देना है। हमसे पूछा है महत्तम यानी कि HCF जो है हम लोगों को हमेशा अगर पूछ दे, जो महत्तम पूछा है तो महत्तम ऊपर निकालेंगे और नीचे LCM हमको निकालना पड़ेगा। अगर LCM निकालने को बोलता है तो ऊपर LCM निकालते हैं, नीचे HCF निकालते हैं। मतलब जो पूछेगा उसको हम लोगों को ऊपर बटा के ऊपर निकालना है। तो 7, 21 और 49 का जो है HCF निकालेंगे तो 7 और 21 और 49 किसके पहाड़ में आता है 7 के पहाड़ में आता है, यानी कि इसका जब हम मसो निकालेंगे तो 7 आएगा। और 16, 32 और यहाँ पे कितना लिखा था 8, ठीक है 8, तो 16, 32, 8 का जो है LCM निकालना है, यानी कि लघुत्तम कितना आ जाएगा तो 32 आ जाएगा। और यदि आपने देखा ये प्रश्न का राइट उत्तर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी। तो जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति 400 रुपये में क्रय किए गए माल का आधा जो है भाग 5% के लाभ पर बेच देता है तथा शेष माल को जो है किस लाभ पर जो है बेचा जाए ताकि जो है माल का जो है यहाँ पे प्रतिशत लाभ जो है यहाँ पे 25% हो जाए। अब उस सामान को जो है किस लाभ पे हम लोग बेच दें ताकि उसमें जो है लाभ हम लोग को कितना मिल जाए, तो यहाँ पे 25% मिल जाए। तो देखिए सबसे पहले आप आधा यानी कि एक वस्तु है उसका आधा हिस्सा जो है कितने में बेच रहे हैं 5% के लाभ पे, यहाँ पे 5%। फिर जो है उसका एक हिस्सा और बचा होगा, तभी तो जाके जो है एक वस्तु उसका 2 हिस्सा किया गया है, एक हिस्सा को 50% के लाभ पर और दूसरा हिस्सा को हमको मालूम नहीं है X% के लाभ पर बेचा जा रहा है। और कुल मिला के एक वस्तु ये हुआ, एक वस्तु ये, तो टोटल वस्तु कितना हो जाएगा 2, और इस दोनों को मिलाकर कितना हमें लाभ चाहिए, तो 25% का लाभ हमें टोटल चाहिए यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इसमें गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, ये एक वस्तु है और 5% पर बेचना है, यानी कि 5% हो जाएगा, प्लस एक में x से गुणा कर लीजिएगा, x बराबर 2 में 2 वस्तु है 50% यानी कि 25% यानी कि 25 दूना 50। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 50 माइनस का 5 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि भाई साहब 45% में बेचेंगे दूसरा वाला वस्तु। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है आपके 100% सही उत्तर होगा। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि यदि ए
ए यहाँ पे लिखा है ए माइनस 1/a बराबर 10 हो, तो हमें पूछ रहा है कि ए स्क्वायर प्लस 1/a² का वैल्यू कितना होगा। तो कभी भी इस तरीके के जब प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए तो देखिए इसको अगर सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत बड़ा जो है इसका सॉल्यूशन हो जाता है। अगर आप छोटे क्लासों में पढ़े होंगे तो इसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं तरीके से, जो इसका सिंपल तरीका होता है, पर उसने तरीके से करते करते आपके टाइम काफी लॉस हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला याद रखना कि देखिए a(x²)1/a यानी कि ये वैल्यू है k, इसके k प्लस 2 कर देना, स्क्वायर प्लस 2 यानी कि k² प्लस 2। आपको सूत्र याद रखना है, k का वैल्यू कितना दिया है 10, 10 का स्क्वायर प्लस 2, 10 का स्क्वायर 100, 100 में 2 जोड़ दोगे तो 102 जो है आपके 100% सही उत्तर है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और आज के क्लास को हम लोग यहीं पे संपन्न करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जो उन्होंने भी क्लास को लाइक और जो है शेयर नहीं किया तो बिल्कुल लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है।